देखो भाई, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या चीज़ पढ़े थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़े थे। डाइपोल के एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे और इक्वेटोरियल लाइन पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखे थे। ठीक ना? तो एक डाइपोल का छोटा सा प्रॉब्लम आप लोग करके दिखाइए जरा सा। कह रहा है क्या? कह रहा है क्या कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल पे तीन चार्ज हैं ऐसे। तीन चार्ज हैं ऐसे। ये है -2q यहाँ पे रखा हुआ। यहाँ पे एक चार्ज है रखा हुआ +q। यहाँ पे भी एक चार्ज है रखा हुआ +q। कह रहा है कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर लेंथ l है तो आपको क्या कह रहा है कि फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट। फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट इफ q बराबर 1 माइक्रो कूलम एंड l बराबर 2 सेंटीमीटर। कह रहा है क्या? देखिए, नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। कह रहा है क्या कि यहाँ पे चार्ज है कितना -2q और यहाँ +q और +q। तो आपको क्या करना है? नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। डाइपोल के लिए आपने केस क्या पढ़ा है कि दो इक्वल चार्ज जो साइन में अपोजिट हो -q और +q, अगर एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस 12 पर सेपरेट होते हैं, ये 12 बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, तो इसी सिस्टम को क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट अगर हम लोग p का बात करें तो p इक्वल टू क्या लिखते थे? दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 12। और इस डाइपोल मोमेंट के अगर डायरेक्शन का आप बात करिए तो इस p का डायरेक्शन हमेशा किधर होता था? नेगेटिव से पॉजिटिव के तरफ। इतनी बातें पढ़े थे। तो इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर तुमको डाइपोल दिख ही नहीं रहा है सर। इक्वल चार्ज और अपोजिट चार्ज नाम का कोई चीज तो ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो कैसे हम लोग यहाँ पर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे? पहले डाइपोल दिखे तब तो डाइपोल मोमेंट निकालने की बात करें। तो यहाँ डाइपोल दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप याद करिए कि कभी हम आपको H2O का स्ट्रक्चर दिखाए थे। H2O में क्या होता है? ये रहा ऑक्सीजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है, ये एक हाइड्रोजन लगा हुआ होता है करीब करीब 105 डिग्री पे। यहाँ हाइड्रोजन का टेंडेंसी होता है पॉजिटिव चार्ज छोड़ने का, H+ आयन बनाने का, और ऑक्सीजन के पास दो नेगेटिव बनाने का। तो तुम ध्यान से देखो कि एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके यहाँ एक डाइपोल बनाता था और दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके एक दूसरा डाइपोल बनाता था। इसी तरह से इस ऑक्सीजन के पूरे दो नेगेटिव चार्ज को मैंने एक एक करके डाइपोल में शेयर कर दिया। इसी तरह से अगर यहाँ -2q है तो इस -2q को हम इधर -q और इधर -q शेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब देखिए कि हुआ क्या इसके साथ। अब इसके साथ हुआ क्या? तो अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक चार्ज यहाँ पे हुआ -q, यहाँ पे एक चार्ज हुआ +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? l। अब ये इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ डिस्टेंस से सेपरेट हैं, तो ये डाइपोल होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। एक दूसरा -q चार्ज यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है? +q। तो ये भी एक डाइपोल बनेगा कि नहीं इक्वल और अपोजिट चार्ज का? दोनों के बीच का डिस्टेंस है l और l। अब देखो कि यहाँ दो डाइपोल बन रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री, है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल के दोनों के बीच का एंगल होता है कितना? 60 डिग्री। अब देखो कि डाइपोल मोमेंट, अगर पहले वाले डाइपोल का डाइपोल मोमेंट मैं बोलूँ P1 और दूसरे वाले डाइपोल का मैं डाइपोल मोमेंट बोलूँ P2, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डायरेक्शन होगा कि नहीं? और अगर आप देखेंगे तो इस दोनों वेक्टर को अगर आप इसको बोलिए P1 और इसको बोलिए P2, तो इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल है कितना? 60 डिग्री। भाई अगर बात करो तुम यहाँ से P1 निकालने का, अगर बात करो तुम यहाँ से P1 निकालने का, तो ये बताओ P1 बराबर दोनों में से कोई एक चार्ज, तो एक चार्ज कितना है? Q। और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है कितना? L। लिखेंगे कि नहीं? Q×L। अगर बात करोगे P2 का, तो P2 बराबर दोनों में से कोई एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस Q×L होगा।
अब देखिए कि यहाँ से आप देखेंगे तो P1 और P2 दोनों है बराबर, जिसको हम लोग P मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं। P1 और P2 दोनों बराबर है, इसको हम क्या किए, P मान लिए। अब देखो कि क्या कह रहा है कि ये पहला वाला P और यहाँ से 60 डिग्री के एंगल पे दूसरा वाला P, यही तो है। अब इस दोनों का अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है, पी नेट निकालना है, तो पैरेललोग्राम लॉ लगाइए। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है भाई कि दोनों साइड को करस्पॉन्डिंग साइड मान करके एक पैरेललोग्राम बना लो, है ना। दोनों साइड को करस्पॉन्डिंग साइड मान के क्या करो, एक पैरेललोग्राम बना लो। और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, यही डायगोनल जो है सो दोनों का क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। यही डायगोनल क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी नेट। और पी नेट ही हमको क्या करना है, निकालना है। तो तुम वेक्टर में पढ़े हुए होगे रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला √A² + B² + 2AB cos थीटा, पढ़े हुए हो कि नहीं। तो A² तो पहला वाला कितना है, P, दूसरा वाला कितना है, वो भी P, प्लस 2AB cos थीटा, यानी कि cos कितना डिग्री, 60 डिग्री, लिखेंगे कि नहीं। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, √P² + P² + 2 टाइम्स P को मल्टीप्लाई करिएगा P², और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/2। देखो ये 2 से ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा √P² + P² प्लस कितना, P², जो हो जाएगा कितना, √3P²। और यहाँ से बाहर आएगा तो √3 बाहर आ जाएगा, और P² में से P बाहर आ जाएगा, है ना। देखो कि यहाँ पर P1 P2 जो दोनों है वो QL के बराबर में, और उसी के बराबर में है क्या, P। तो तुम अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो जो तुम्हारा P बराबर है वो P बराबर है कितना, Q × L। अब देखो कि तुम्हारे क्वेश्चन में Q का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1 माइक्रोकूलम, और L का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। तो अगर Q और L के वैल्यू का आप बात करिए, तो Q बराबर जो आपको दिया हुआ है ये 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, इसका मतलब 10⁻⁻⁶ कूलम SI यूनिट में, है ना। और अगर आपके पास L का वैल्यू दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 2/100 मीटर होगा। 100 से भाग करेंगे मीटर में बदल जाएगा। इसका मतलब ये 2/100 को 10 का स्क्वायर मीटर लिख सकते हो क्या, इसका मतलब 2 × 10 का पावर -2 मीटर लिख सकते हो क्या। 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2। अब देखो ध्यान से कि जब इसमें वैल्यू रखोगे P बराबर, तो Q के जगह पर कितना रखोगे, 10 का पावर -6, है ना। और L के जगह पर कितना रखोगे, 2 × 10⁻⁻2 कूलम मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। अब जो आपका पी नेट है, वो पी नेट पीछे से कितना आया है, पी नेट आया √3 टाइम्स P। तो पी नेट जो आया है, वो तुम्हारा जो पी नेट है, वो पी नेट कितना है भाई, √3 टाइम्स P, यानी कि √3 × 2 × 10 का पावर -8 कूलम मीटर, है ना। देखिए √3 का वैल्यू रख दीजिए 1.73 × 2 × 10 का पावर -8 कूलम मीटर। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 6, 4 और 3, 3.46 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, और यही हो जाएगा क्या, आंसर। अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई ये डायरेक्शन क्या है, इसका इसका डायरेक्शन क्या है, तो तुमको कभी वेक्टर में मैं बताया था एक जुगाड़ कि अगर दो वेक्टर इक्वल हो तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो ठीक बीच से पास करता है, याद है तुमको। तो अगर रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा, मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए, 30 डिग्री, है ना। अगर मान लो हमको ये एंगल नहीं पता, हम इसको अल्फा मान लेते हैं, तो ये अल्फा निकालने के लिए भी आपको एक जुगाड़ बताया था कभी, क्या अल्फा निकालने के लिए एक जुगाड़ क्या बताया था भाई, tan अल्फा = क्या पढ़े थे, B sin θ/A + B cos थीटा। यहाँ A के जगह पर भी P है, और B के जगह पर भी P है, और थीटा के जगह पर कितना है, 60 डिग्री, है ना। तो B के जगह पर जब रखोगे P × sin 60 डिग्री बाई P + P × cos कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो देखो P × sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, और नीचे आएगा P + P और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा कितना, √3P/2, और नीचे ये P और आधा P को जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, 3P/2।
3/2p, एक और आधा को जोड़ेंगे 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा कितना, √3p/2, और नीचे डिवाइड में है तो पलट के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/3p, है ना, 2/3p, p से p जाएगा, 2 से 2 जाएगा, और √3 से √3 बार में ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब जो आपको मिल रहा है वो मिल क्या रहा है, तो मिल रहा है tan अल्फा = 1/√3, और यहाँ से अल्फा निकल के आएगा कितना, 30 डिग्री। tan 30 डिग्री = 1/√3 होता है। तो आप या तो ट्रिक डायरेक्ट याद रखेंगे, या अगर बनाने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला लगा करके बनाएंगे तो डायरेक्शन भी निकल जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें पी नेट की, तो पी नेट निकल के आया, ऐसे डाटा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्ट डाइपोल नहीं दिखे तो हम अपने सुविधा अनुसार यहाँ जो भी चार्ज था उसको दो पार्ट में बांट दिए, एक चार्ज इसके साथ डाइपोल बनेगा, एक चार्ज इसके साथ डाइपोल बनेगा, और दोनों के डाइपोल में वेक्टर लगाएंगे तो रिजल्टेंट डाइपोल निकलेगा। ठीक है, आज हम लोग जो देखने वाले हैं नया टॉपिक, ये तो पिछले टॉपिक पर ही क्वेश्चन था। आज जो हम लोग नया टॉपिक देखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन डाइपोल। इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल। कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जब हम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस डाइपोल पर क्या असर पड़ेगा, इसको देखना है। इसको समझने के लिए 11th का एक टॉपिक है रोटेशनल मोशन, जिसमें एक टॉपिक पढ़ना है क्या, टॉर्क। तो इस टॉर्क के बारे में जरा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि टॉर्क क्या होता है ना। देखो कि अगर मैं इसको पकड़ूं, ये एक डाइपोल मान लो, और इस पे मैं इधर के तरफ बाहर फोर्स लगाऊं और इस पे भी बाहर के तरफ फोर्स लगाऊं, तो इस पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर बराबर फोर्स है तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसको पकड़ूं और अब मैं इसको इधर खींचूं और इसको इधर खींचूं, तो ये क्या होगा, घूमेगा कि नहीं घूमेगा? इसका मतलब कि जब एक ही लाइन के अलोंग दो बराबर फोर्स लग रहा था तो एफ नेट 0 था और इसमें घूम नहीं रहा था। लेकिन अगर अलग अलग लाइन, ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन के अलोंग लग रहा है, अलग अलग लाइन के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है तो ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। और जब भी घूमता है कोई भी चीज तो उसके लिए एक फिजिकल क्वांटिटी जिम्मेदार होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब ये टॉर्क क्या है, ये देखो, तो घूमने के लिए जिम्मेदार है। मान लो कि तुम साइकिल का हैंडल पकड़े हुए हो, तो साइकिल का हैंडल कहाँ से, बीच से फिक्स है। एक अगर आपको हैंडल घुमाना है तो एक तरफ आप खींचते हैं तो दूसरी तरफ क्या करते हैं, धकेलते हैं, है ना। अगर ऐसा सोचो कि हम हैंडल को बीच में ही पकड़ के ऐसे धक्का दें तो हैंडल घूमेगा क्या, नहीं घूमेगा। तो एक ही लाइन के लॉन्ग अगर आप सेंटर से पास करवाइएगा तो घूमने का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब वहां पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। जो टॉर्क होता है वो कितना, 0। लेकिन अगर डिफरेंट अलॉन्ग लाइन के पकड़ते हैं दोनों हैंडल को दोनों तरफ, और एक को खींचते हैं और एक को धकेलते हैं, तो वो हैंडल क्या होता है, घूमता है, तो टॉर्क लगता है। अब इस टॉर्क को निकालने के लिए कैसे काम किया जाए, ये देखो। तो टॉर्क को निकालने के लिए कैसे काम किया जाए, तो तुम पहले थोड़ा सा रफ पे ध्यान देना कि हम अभी रफ में बात करने वाले हैं टॉर्क के ऊपर में। मान लो क्या कि एक ये बोल्ट लगा हुआ है, बोल्ट टाइट है, और यहां पर हम क्या किए, एक रिंज लगाए और इस रिंज को लगा दिए। अब तुम बताओ कि अगर इस रिंज पर मैं एक फोर्स इधर के तरफ लगा दूं तो क्या ये बोल्ट खुलेगा? अगर मैं एक फोर्स इस पे लगा दूं, इधर के तरफ खींचू रिंज को पकड़ के, तो क्या ये फोर्स खुलेगा, ये बोल्ट खुलेगा? नहीं खुलेगा। अगर मैं ये फोर्स इस पे ऐसे लगा दूं तो क्या ये बोल्ट खुलेगा? मतलब टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक ना। तो जब भी इफ फोर्स, अगर फोर्स जो है पास कर जाए कहां से, पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट, या फ्री बॉडी के लिए इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, ठीक ना, सेंटर ऑफ मास। तो जब भी फोर्स फिक्स पॉइंट से पास करने लगे या सेंटर ऑफ मास से पास करने लगे, तब जो टॉर्क नेट होता है वो टॉर्क नेट कितना होता है, 0। मतलब इसमें घूमने का कोई प्रभाव नहीं होगा। लेकिन आप जरा सा देखिए कि अगर इसी बोल्ट को मैं इस पर ऐसे फोर्स लगाऊं, इस पे एक फोर्स ऐसे लगाऊं, तब आप बताइए कि ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। तो इसको घूमने के लिए जो होगा, घूमेगा, इसका मतलब टॉर्क लगेगा। और टॉर्क निकालने के लिए तब ये कहता क्या है कि तब जो टॉर्क होगा आपका, तब जो टॉर्क होगा
तब जो टॉर्क होगा, ये टॉर्क के बारे में क्या कहता है, एफ। और यदि इसका लेंथ है एल, यदि इसका लेंथ है एल, तो कहता है क्या, एफ इंटू एल। ये ध्यान रखना कि ये फोर्स हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर फोर्स होगा। अगर परपेंडिकुलर फोर्स नहीं होगा तो डायरेक्ट एफ इंटू एल नहीं करेंगे। समझ में आया? अब देखो कि अगर छोटा रेंज रहे, ये रेंज क्या रहे, छोटा रहे, तो इस बोल्ट को खोलना आसान होगा कि टफ होगा, टफ होगा। और अगर बड़ा सा रेंज रहे तो इसको खोलना आसान होगा कि टफ होगा। तो एक चीज देखो कि अगर लेंथ बड़ा हो रहा है तो टॉर्क अधिक लग रहा है, और टॉर्क अधिक लग रहा है इसका मतलब घूमने का इफेक्ट ज्यादा लग रहा है, बोल्ट आसानी से खुलेगा, है कि नहीं? अगर ये डंडा छोटा हो जाए तो टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। टॉर्क का वैल्यू कम हो जाएगा तो बोल्ट को खींचने में फोर्स क्या करना पड़ेगा, अधिक लगाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? तो अगर डंडा लंबा है तो हमको फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो उतना टॉर्क लगेगा, और अगर ये डंडा छोटा कर दें तो फोर्स अधिक लगाना पड़ेगा, खोलना टफ हो जाएगा। तो यही इफेक्ट क्या कहलाता है, टॉर्क क्या, एफ परपेंडिकुलर इनटू लेंथ। मतलब अगर दो किसी भी बॉडी पर दो कपल फोर्स एक्ट करे, क्या, कि अगर दो कपल का फोर्स एक्ट करे, इफ टू इक्वल फोर्स, इफ टू इक्वल फोर्स, इफ टू इक्वल फोर्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, ऑफ अपोजिट डायरेक्शन, अगर दो इक्वल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक्ट्स ऑन अ लीनियर बॉडी, एक्ट्स ऑन अ लीनियर बॉडी along different line, along different line, then the body, then the body experience a torque, experience, experience अ टॉर्क। तब क्या करता है ये बॉडी, एक्सपीरियंस क्या चीज करता है, टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। मैं क्या बोला कि सेम लाइन के अलॉन्ग नहीं फोर्स लगना चाहिए, सेम लाइन के अलॉन्ग अगर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, इधर और इधर, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा और घूमने लग जाएगा। तो इस टॉर्क को निकालेंगे कैसे भाई, तो अगर फोर्स सेंटर से पास कर जाए तो कोई टॉर्क नहीं होता है, लेकिन अगर यही फोर्स इसके परपेंडिकुलर लगे तो टॉर्क होता है। अब तुम कहोगे कि सर अगर मान लीजिए ऐसे नहीं लगे और परपेंडिकुलर भी नहीं लगे, जो फोर्स लगे वो फोर्स लगे कुछ ऐसा, मतलब अगर ये है तुम्हारा बोल्ट, ये है तुम्हारा बोल्ट, यहाँ से इसका ये लेंथ है एल, और तुम कहो कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, और ये जो एंगल का आप बात कर रहे हैं, ये जो एंगल का आप बात कर रहे हैं, ये जो एंगल है आपका, ये एंगल है थीटा, ये एंगल है कितना आपका, थीटा। तब आप बताइए कि यहाँ पर टॉर्क कितना होगा। तो आपको पता है कि फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर को आप वेक्टर के जैसा घुमा सकते हैं कि नहीं घुमा सकते हैं, घुमा सकते हैं। तो भाई ये बताओ कि अगर इस वेक्टर को तुम घुमा सकते हो तो जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ एफ कॉस थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ एफ साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये वाला फोर्स कितना होगा, एफ साइन थीटा। अब तुम ये बताओ कि एफ कॉस थीटा के कारण कोई टॉर्क होगा क्या, है? एफ कॉस थीटा के कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, क्यों, कि ये फिक्स पॉइंट से पास कर जा रहा है, ये वाली कंडीशन है ना। लेकिन एफ साइन थीटा देखो कि इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, एफ साइन थीटा कैसे लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, इसका मतलब एफ साइन थीटा के कारण टॉर्क होगा, है ना। तो देयर इज नो टॉर्क, देयर इज नो टॉर्क ड्यू टू, देयर इज नो टॉर्क ड्यू टू एफ कॉस थीटा, क्यों, कि सेंटर से पास कर रहा है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग टॉर्क का बात करें कि टॉर्क कितना होगा, ठीक ना, अगर हम लोग टॉर्क का बात करें कि टॉर्क कितना होगा, तो बात करेंगे टॉर्क ड्यू टू, ड्यू टू एफ साइन थीटा का। तो भाई टॉर्क के बारे में हमने पढ़ा ही है क्या, कि टॉर्क बराबर जो होता है वो एफ परपेंडिकुलर इंटू लेंथ होता है। अब एफ परपेंडिकुलर कितना है, एफ साइन थीटा, है ना। तो एफ साइन थीटा लिखोगे यहाँ, एफ परपेंडिकुलर के जगह पर कितना, एफ साइन थीटा, इंटू लेंथ के जगह पर एल, और इसको कितना लिखोगे, एफ एल साइन थीटा। ठीक है बात। अब एक बात बताइए आप कि इस बोल्ट को अगर आप घुमाइएगा तो या तो बोल्ट बाहर की तरफ खुलेगा या तो बोल्ट अंदर की तरफ लगेगा।
तो अब सवाल उठता है क्या कि आप वेक्टर याद करिए, कभी आप वेक्टर में ए क्रॉस बी पढ़े होइएगा। ये कितना होता था, ए बी साइन थीटा। अगर हम बी क्रॉस ए लिखें तो बी क्रॉस ए बी कितना होगा, उतना ही होगा, ए बी साइन थीटा। लेकिन आपको पता था कि ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होता है, लेकिन अगर बात करें हम लोग ए बी साइन थीटा का, तो ये बी ए साइन थीटा के बराबर में नहीं होता है। ए क्रॉस बी डिड नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो अब यहाँ देखो कि अगर एल को हम वेक्टर मान ले, ये बाहर की तरफ डायरेक्टेड है, फोर्स अपना वेक्टर है ही है, यहाँ फोर्स और एल दोनों है, साइन थीटा के साथ है, दोनों वेक्टर है एफ और एल। तो अगर बात किया जाए इसको, तो हम एफ क्रॉस एल लिखेंगे कि एल क्रॉस एफ लिखेंगे। तो तुम देखो कि अगर इस बोल्ट को तुम ऐसे घुमाओगे तो बोल्ट टाइट होगा अंदर के तरफ, तो अंदर के तरफ घुमाओगे तो एफ क्रॉस एल आएगा, है ना, टॉर्क अंदर लगेगा। अगर तुम इसको बाहर के तरफ घुमाओगे तो टॉर्क बाहर के तरफ आएगा, है ना, बोल्ट बाहर खुलेगा। जब घुमाते हैं तो टाइट हो रहा है मान लो, तो अगर उल्टा घुमाओगे तो क्या होगा, खुलेगा बाहर की तरफ। तो इस टॉर्क को हमेशा जो है, तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इस टॉर्क के बारे में जो तुम लिखोगे, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों भाई, कि क्रॉस प्रोडक्ट में डिफाइन हो रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसा राशि होता है, वेक्टर होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा कैसा आता है, वेक्टर। तो अगर ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट में इस टॉर्क को आप बताइए कि एल क्रॉस एफ, एल क्रॉस एफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना बात समझ में आ गया कि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हम डिफाइंड कैसे करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के। कैसे भाई, तो अगर एल से एफ के तरफ हम घुमाएंगे ऐसे, तो बोल्ट क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, इसका मतलब टॉर्क का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। और अगर हम उल्टा घुमाएंगे तो बोल्ट किधर आएगा, बाहर की तरफ, इसका मतलब टॉर्क किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो इसको हम राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन लेते थे ए क्रॉस बी में, क्या कि ए से बी के तरफ घुमाएंगे। अगर एडवांसमेंट अंगूठा बाहर की तरफ है तो डायरेक्शन बाहर की तरफ, ए से बी के तरफ घुमाएंगे, अगर अंगूठा अंदर की तरफ है तो अंदर की तरफ। इतना बात तो पढ़े थे। तो तुम प्रैक्टिकली सोचो कि अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो बोल्ट किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ जाने के लिए हमको फोर्स से लेंथ की तरफ आना पड़ेगा, है ना, एल क्रॉस एफ लिखेंगे। इतना सा बात है क्या, टॉर्क का इंट्रोडक्शन। जरूरी क्या है टॉर्क लगने के लिए, तो जरूरी क्या है टॉर्क लगने के लिए, कि टॉर्क लगने के लिए जरूरी क्या चीज है, ये देखिएगा ध्यान से, कि लेंथ रहे आर्म लेंथ, और उस पर परपेंडिकुलर कोई ना कोई फोर्स लगे। अगर दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। जैसे कि देखिए कि मान लीजिए कि अगर ये एक हैंडल बना दें और इसका ये फिक्स पॉइंट कर दें, इस पर इधर से इधर लगा दें फोर्स, और इधर भी लगा दें फोर्स, है ना, तो ये हैंडल क्या होगा, इधर घूमेगा, और ये हैंडल क्या होगा, इधर घूमेगा। इसका मतलब इस पे टॉर्क लगेगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर ये है एक लाइन और इस पे हम यहाँ से एक फोर्स लगा दे एफ, और यहाँ से भी एक फोर्स लगा दे एफ, तो यहाँ एफ नेट भी कितना हो जाएगा, 0, है ना, और यहाँ पर टॉर्क भी कितना लगेगा, 0, क्योंकि ये घूमेगा नहीं। यहाँ पर भी देखो कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर भी एफ नेट 0 होगा, लेकिन यहाँ पर टॉर्क नेट का अगर बात करोगे तो ये 0 नहीं होगा। क्यों, कि बॉडी घूमेगा। तो अगर सेम लाइन के अलॉन्ग दो फोर्स लगे तो टॉर हमेशा कितना हो जाएगा, 0। और अगर डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग लगे, देखो ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, और ये वाला जो फोर्स लग रहा है वो इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो ये घूमेगा, तो टॉर्क होगा। टॉर्क कैसे निकालेंगे भाई, तो टॉर्क सीधे लिखाएंगे फोर्स परपेंडिकुलर इनटू लेंथ। डायरेक्शन डिफाइन कर लेंगे, जिधर घूमेगा वो डायरेक्शन होगा। तुम देखो यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से भी ये एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये बातें इतनी थी टॉर्क की, ठीक है। इसको इस टॉपिक में हम लोग ऐड नहीं करेंगे। जो अपना हेडिंग लगाए थे, वो हेडिंग के लिए हम लोग बात शुरू करेंगे अब यहाँ से। हेडिंग क्या था अपना, तो हेडिंग था क्या, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ डाइपोल, कि एक डाइपोल पर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या असर होगा। ठीक है। अब देखिए कि आपको इतना बात पहले से भी पता होगा
कि अगर भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर भाई ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं Q को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये F होता है किसके बराबर में, QE के बराबर में। 2 दिन पहले की बात है। अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो इस पे एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भी फोर्स कितना होता है, QE के बराबर। ठीक है, इतना बात आपको पता है तो आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए कि एक कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को लाइन में कैसे दिखाता है, पैरेलल लाइन के द्वारा, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मान लो कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो कितना, E। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया, मान लो ये तुम्हारा -Q और ये तुम्हारा +Q, और ये -Q और +Q से बना हुआ एक डाइपोल अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लिए कुछ ना कुछ है, डाइपोल रख दिए। अब इस डाइपोल का बताओ कि ठीक बीच में कहीं ना कहीं सेंटर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी आप मान लीजिए कितना, L, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को भी आप कितना मान लीजिए, L। इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा गया। मान लो ये कि इस डाइपोल का जो यहाँ से एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल है तुम्हारा कितना, थीटा। ये जो एंगल है तुम्हारा, इस एंगल को मान लो कितना, कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, थीटा। हमने डायग्राम में क्या क्या किया है, इसको मिटा दूं, ठीक ना। हमने डायग्राम में क्या क्या किया है भाई, तो हमने डायग्राम में क्या किया है, हमने डायग्राम में क्या किया है कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है किस चीज का, मेड अप ऑफ चार्ज +Q एंड -Q separated by a distance 2L। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो बना है +Q -Q चार्ज से, और इस दोनों के बीच का डिस्टेंस L, और L कितना है, 2L। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या किए, इज प्लेस्ड in an uniform electric field, is placed in an uniform electric field। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया हम लोग इसको, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, E। ये E क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एट एन एंगल थीटा। जो काम मैंने डायग्राम में किया वही काम यहाँ पे कर दिया। अब देखो कि ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे दोस्त, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और ये फोर्स कितना हो जाएगा, चार्ज Q है और इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो F बराबर QE। पढ़े हुए हैं कि नहीं पढ़े हुए हैं, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दोस्त, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, QE के बराबर में। क्लियर है बात। अच्छा, एक दूसरी बात आप ये बताइए कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा, कितना लगाएगा, QE। और किस डायरेक्शन में लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कि अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो भाई साहब जब इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, जब इस पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, तो ये फोर्स भी कितने के बराबर में होगा, QE के बराबर में। आप ये बताइए कि इक्वल फोर्स का कपलिंग इस डाइपोल पे एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। सेम लाइन के अलॉन्ग है कि डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग है, सेम लाइन के अलॉन्ग। ये वाला लाइन पे ऐसे फोर्स लग रहा है, ये वाला लाइन पे ऐसे फोर्स लग, डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग है। तो जब डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग है दोस्त, तो इस पे टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब उसी टॉर्क को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, ठीक ना। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, इसके साथ हो क्या रहा है, इसके साथ हो क्या रहा है, तुम देखो पिछला पेज तुम देखो,
कि जब फोर्स लगता है और डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग लगता है, अलॉन्ग डिफरेंट लाइन, तो टॉर्क एक्सपीरियंस होगा। अगर सेम लाइन के अलॉन्ग फोर्स लगता है तो किसी प्रकार का टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है, क्योंकि बॉडी घूमेगा ही नहीं। डिफरेंट लाइन के अलॉन्ग लगा फोर्स तो बॉडी घूमेगा, ये ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, है ना, और ये ऐसे घूमेगा, इसका मतलब इस पे टॉर्क लगेगा। अब तुम ये बताओ कि अगर तुम्हारा ये डाइपोल है, ये डाइपोल है तुम्हारा, कहाँ गया डंडा यहाँ से, अरे यार यहाँ डंडा रहता है, पढ़ाने में काम आता है। देखो कि अगर ये वाला डाइपोल है मान लो, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इस पे एक फोर्स ऐसे लगेगा बाहर के तरफ, तो बाहर के तरफ जब इसको खींचेंगे तो ये क्या होगा, ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा। इसको ही अगर हम अंदर की तरफ खींचेंगे तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। तो जब क्या हो, अगर एक आदमी उधर से खींचे और हम इधर से खींचे, तब भी क्या होगा, ये डंडा क्या होगा, घूम के सीधा हो जाएगा, घूमेगा। घूमेगा मतलब क्या, इस पर टॉर्क लगेगा। अब दोस्त टॉर्क लगेगा तो कितना, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इसके साथ हो क्या रहा है क्या, कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल experience, the dipole experience equal and opposite force, equal and opposite force, कि इक्वल और अपोजिट फोर्स डाइपोल एक्सपीरियंस कर रहा है ना, किसके अलोंग, अलोंग डिफरेंट लाइन, अलोंग डिफरेंट लाइन, दो अलग अलग लाइन के अलोंग फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब डिफरेंट लाइन के अलोंग अगर इक्वल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, हेंस हेंस इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, क्या करेगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। दो फोर्स लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा। घूमेगा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। अच्छा, जरा सा बात करिए यहाँ पे कि अगर इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट फोर्स लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे एफ नेट कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, ऑलवेज फॉर डाइपोल, जब भी डाइपोल का बात करे, ठीक ना, तो ये एफ नेट इस पे कितना लगेगा, 0, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल में इक्वल चार्ज रहेगा, अपोजिट साइन का रहेगा, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा तो दूसरा अपोजिट में लगेगा, और जब दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो एफ नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए कि एफ नेट 0 हो गया, अब ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, तो इस टॉर्क को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है ना, इस टॉर्क को हम लोगों को क्या करना है, निकालना है, और यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब टॉर्क को निकाला कैसे जाए, तो देखो कि फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट बीच वाला पॉइंट होगा, बीच वाले पॉइंट के अबाउट ही ये घूमेगा, है ना, बीच वाले पॉइंट के अबाउट ही ये घूमेगा, यहां से यहां तक का लाइन है एल, तो इस पे एक अलग टॉर्क लगेगा और इस वाले पे एक अलग टॉर्क लगेगा। तो मान लेते हैं कि प्लस क्यू जो टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है, उस टॉर्क को मान लेते हैं क्या, टॉर1, ठीक ना। तो हम लोग मान क्या रहे हैं, मान क्या रहे हैं भाई, मान रहे ये कि लेट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय, लेट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय प्लस क्यू इज टॉर1, ये टॉर्क का सिंबल होता है ऐसे हैंगर के जैसे, ठीक ना, टॉर्क का ये सिंबल होता है, टी को थोड़ा स्टाइल मार के लिख दीजिए, हो जाता है क्या, टॉर्क। अब भाई जब तुम टॉर1 लिखोगे तो टॉर1 के बारे में तुम ये जानते हो कि ये जो टॉर1 होता है, ये होता है एफ परपेंडिकुलर इनटू लेंथ, है ना, या इसी को तुम फोर्स के परपेंडिकुलर कर दो, या एफ इंटू एल परपेंडिकुलर भी तुम लिख सकते हो, ठीक ना, दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब तुम यहां पर देखो कि दोस्त यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है क्यू ई, लेकिन क्या ये लेंथ एल जो है ये फोर्स के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। अब हमको परपेंडिकुलर लेंथ यहाँ पर चाहिए, तो परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा होगा, जरा सा ध्यान देना कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं परपेंडिकुलर लेंथ का,
तो जो परपेंडिकुलर लेंथ होगा तुम्हारा, ये परपेंडिकुलर लेंथ तो ये वाला लेंथ होगा। परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा लेंथ होगा? ये वाला लेंथ होगा। और ये वाला लेंथ हमको निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो आपके पास दो जुगाड़ है इसको निकालने के लिए। या तो इस एल को घुमा लीजिए जिसके साथ थीटा लगा है कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं लगा है साइन थीटा, तो परपेंडिकुलर वाला हो जाएगा कितना? एल साइन थीटा। अगर ऐसे भी नहीं पता चल रहा है, अगर आपको ऐसे भी नहीं पता चल रहा है, तो आप यहाँ पर देखिए, हम इसके बारे में क्या बोले कि ये डिस्टेंस कितना होगा आपका? एल साइन थीटा। अगर मान लीजिए आपको ये नहीं पता है, ऐसे नहीं पता चला, तो इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो अगर आप साइन थीटा लिखिएगा भाई, तो साइन थीटा क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखिएगा कि नहीं? मान लो थोड़ा देर के लिए कि ये जो डिस्टेंस है वो कितना है? एक्स है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? एक्स, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? एल। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखोगे तो एक्स बाई एल लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एल को इधर ले आओ, तो एल साइन थीटा इक्वल टू जो लिखोगे वो एक्स लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो या तो तुम वेक्टर से घुमा करके पता कर लो, थीटा लगा है तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा तुम्हारा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा एल कॉस थीटा के बराबर में, और इसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितना आएगा? एल साइन थीटा के बराबर में। हमको कौन सा डिस्टेंस चाहिए? परपेंडिकुलर वाला कि पैरेलल वाला? हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है? एल साइन थीटा। आप अगर इसी टॉर्क को लिखना चाहें, अगर इसी टॉर्क को लिखना चाहें तो इसी को आप एफ इंटू एल परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। भाई साहब, फोर्स कितना लग रहा है Q1 पे? फोर्स कितना लग रहा है Q1 पे? QE के बराबर में। और परपेंडिकुलर लेंथ कितना है? एल साइन थीटा के बराबर में। तुम ये बताओ कि इसको हम F के जगह पर QE और लेंथ परपेंडिकुलर के जगह पर एल साइन थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अच्छा, ये आप बताइए कि अगर ये टॉर्क है, अगर ये टॉर्क इस पे लग रहा है, तो आप देखिए जो डाइपोल है ये हमारा डंडा है, और इस पे फोर्स लग रहा है, इधर के तरफ खींच रहे हैं, तो ये घूमेगा। घूमेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो भाई अगर इस टॉर्क का मैं डायरेक्शन का बात करूं, तो इस टॉर्क का जो डायरेक्शन लग रहा है, ये टॉर्क का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है? ये लग रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग ये कैसा लग रहा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये टॉर1 निकल गया प्लस क्यू पे लगने वाला टॉर्क, है ना? अब देखो, अगर मैं मानूं कि लेट द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय let the torque experience by minus q is torque2। अगर माइनस क्यू के द्वारा जो टॉर्क एक्सपीरियंस किया जा रहा है उसको मैं टॉर्क2 मान लूं, तो फिर से टॉर्क2 बराबर आप वही फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? यही तो टॉर्क का डेफिनेशन है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर लेंथ। अब देख भाई कि इस माइनस क्यू पे फोर्स कितना लग रहा है? क्यूई माइनस क्यू पे फोर्स कितना लग रहा है? क्यूई के बराबर में। तो इस फोर्स के जगह पर तो तुम लिख लोगे दोस्त क्यूई, और यहाँ पे एल परपेंडिकुलर आपको निकालना है। तो अब देखिए कि जो आपका परपेंडिकुलर लेंथ है फोर्स से, वो परपेंडिकुलर लेंथ कौन सा है? ये वाला लेंथ, है ना? ये वाला लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ। तो ये बताओ कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा। और ये भी एल है, तो ये वाला जो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा, ये लेंथ कितना हो जाएगा? सेम केस, है ना? सेम केस, उधर वो वाला लेंथ एल साइन थीटा, तो इधर ये वाला भी लेंथ कितना? एल साइन थीटा। अब भाई जब परपेंडिकुलर लेंथ का हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर भी कितना लिखेंगे? क्यू ई एल साइन थीटा, और ये भी हो जाएगा कितना? क्यू ई एल साइन थीटा के बराबर में। जरा सा इसका डायरेक्शन देखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए, फिर से यही डंडा अपना डाइपोल है ना? और इस डाइपोल पर हम इधर के तरफ फोर्स लगा रहे हैं, तो ये डंडा क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा? क्लॉकवाइज ही घूमेगा। इसको भी खींच रहे थे तो भी क्लॉकवाइज, इसको भी खींच रहे हैं तो भी क्लॉकवाइज। दोनों ही डायरेक्शन में जो है तो सेम डायरेक्शन है। और भाई दोनों डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन है? ये भी जो डायरेक्शन है तुम्हारा, ये कैसा है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी मैं टॉर्क के बारे में बोला था कि वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में दोनों टॉर1 और टॉर2 सेम डायरेक्शन में लग रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना? तो टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल जो होगा, जो टोटल टॉर्क
टोटल टॉर्क एक्सपीरियंस बाय डाइपोल, एक्सपीरियंस बाय डाइपोल। टोटल डाइपोल पे एक चार्ज पे लगा टॉर 1, दूसरे चार्ज पे लगा कितना टॉर 2, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो जो टोटल टॉर्क तुम लिखोगे भाई, जो टोटल टॉर्क तुम लिखोगे वो टॉर्क बराबर टॉर 1 प्लस टॉर 2 लिखोगे कि नहीं लिखोगे, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये देख कि टॉर 1 कितना आया है तुम्हारा क्यू ई एल साइन थीटा, और टॉर 2 भी कितना आया है क्यू ई एल साइन थीटा, है कि नहीं। दोनों को ऐड करिएगा कितना हो जाएगा 2 QEL साइन थीटा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, सेम डायरेक्शन में जोड़े हैं क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो इसका भी जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज ही होगा, है ना। अब देखो मैं Q को पहले लिखता हूँ, इसके बाद 12 को लिखता हूँ, Q और 12 का काम हो गया, इंटू ई साइन थीटा लिखता हूँ। कोई दिक्कत है आपको। अब ध्यान से देखिए कि ये Q एक चार्ज है और 12 इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो डाइपोल मोमेंट Q इंटू 12 लिखते थे कि नहीं लिखते थे, लिखते थे। तो जब बाई डाइपोल मोमेंट Q इंटू 12 लिखते थे तो Q इंटू 12 को एक साथ में P लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, P इंटू ई साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। ये क्या निकल के आएगा, टॉर्क निकल के आएगा पी ई साइन थीटा। अब जरा सा देखिए कि ये पी ई साइन थीटा निकल के आया, क्यों भाई यहाँ पर, क्यों कि चूंकि P बराबर Q इंटू 12 होता है। ये तो पहले दिन से ही डाइपोल में रटते आ रहे हैं। अब देखिए कि पी ई साइन थीटा हुआ, तो फिर से आप वेक्टर याद करिए कि वेक्टर में A क्रॉस B को अगर हम लोग ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक ना, ए बी साइन थीटा लिखते हैं, तो ये देखो कि अगर ये हो जाए A, ये हो जाए B, ये हो जाए A, ये हो जाए B, और हमको पता है कि इसका डायरेक्शन हमको क्लॉकवाइज चाहिए, तो क्लॉकवाइज अगर इनवर्ड मान लो फिक्स कर दिए डायरेक्शन कि मान लो कि अंदर की तरफ यहाँ घुस रहा है, तो A क्रॉस B लगाएंगे क्लॉकवाइज तो ए बी साइन थीटा लिखेंगे, अगर B क्रॉस A लगाएंगे तो आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन फेल करेगा, है ना। तो यहाँ पर तुम देखो कि अगर हमको पी साइन थीटा चाहिए, तो पी साइन थीटा चाहिए तो ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, तो दो से टॉर्क बराबर जो है सो पी कॉस थीटा को, पी भी वेक्टर है और ई भी वेक्टर है, तो पी क्रॉस ई लिख सकते हैं कि नहीं। और क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हमेशा वेक्टर आता है, ये पता होगा तुमको। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टॉर्क है वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। तो इसका मतलब जो लिखोगे ये टॉर्क जो है वो कैसा फिजिकल क्वांटिटी है, टॉर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका तुमको यूनिट के बारे में भी पता होगा। देखो टॉर्क क्या होता था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर लेंथ, फोर्स का यूनिट क्या न्यूटन, और परपेंडिकुलर लेंथ कैसा भी रहे क्या मीटर, तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा न्यूटन मीटर। बात समझ में आई, इतनी बात की नहीं आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। ये था पूरा का पार्ट टॉर्क के लिए। टॉर्क इक्वल टू क्या रखिएगा पीई साइन थीटा, इसको हमेशा पी क्रॉस ई लिखेंगे ना तो ई क्रॉस पी लिखेंगे। क्यों कि अगर ई क्रॉस पी लिखेंगे तो डायरेक्शन किधर आएगा अपोजिट में, अगर कहीं पर ई क्रॉस पी लिखा हुआ है टॉर बराबर ई क्रॉस पी, तो आप सीधे सीधे कह दीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक ना। क्यों कि देखो अब इधर तो पूरी कहानी थी क्या क्लॉकवाइज की, तुम सिंपल सा काम क्या करो कि इस डाइपोल को पलट दो थोड़ा सा, इस डाइपोल को क्या करो थोड़ा सा पलट दो, इधर माइनस क्यू रख दो, इधर प्लस क्यू रख दो। अब देखो इस पे इधर फोर्स लगेगा, इस पे इधर फोर्स लगेगा, घूमने का डायरेक्शन बदल गया, घूमने का डायरेक्शन क्या हुआ बदल गया, तो जो पहले क्लॉकवाइज था वो अब कैसा हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट के साथ ई का डायरेक्शन फिक्स है, क्लॉकवाइज आ रहे हैं तब जो है सो ये इसका कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब हमेशा पी क्रॉस ई लेंगे। समझ में आ रहा है बात। अब आपसे अगर कोई आदमी पूछे कि इसमें तो डाइपोल घूम रहा है भाई, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो कभी 0 डिग्री पे है कभी 90 डिग्री पे है ना, तो इस बीच में पूछे कि सबसे अधिक टॉर्क कब लगेगा, सबसे अधिक टॉर्क कब लगेगा, तो देखो अगर तुमसे पूछा जाए कि सबसे अधिक टॉर्क कब लगेगा, तो अगर बात करेंगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क, अगर बात करिएगा आप किसके लिए फॉर
मैक्सिमम टॉर्क के लिए। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए देखो कि जो टॉर्क बराबर पड़े हो वो क्या पड़े हो, पीई साइन थीटा, ये ना पड़े हो। अब देखो किसी गिवन डाइपोल के लिए पी का वैल्यू कांस्टेंट, ई पहले से ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब ई का वैल्यू भी क्या, कांस्टेंट। इसका मतलब साइन थीटा डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, ठीक ना। यहाँ पर तुम ये चीज देखो कि ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है दोस्त, कांस्टेंट। पी जो है वो पी भी कैसा है, कांस्टेंट किसी गिवन डाइपोल के लिए, कांस्टेंट फॉर अ गिवन डाइपोल, किसी भी दिए गए डाइपोल के लिए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट। अब देखो इसका मतलब अगर टॉर मैक्सिमम चाहिए तो यहाँ पर पी और ई तो कांस्टेंट है, इसके साथ जो है जो आपको साइन थीटा चाहिए, ये साइन थीटा का कितना वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम होगा, तो टॉर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए दोस्त, साइन थीटा क्या चाहिए, मैक्सिमम। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तुमको पता होगा कितना होता, 1 होता। इसका मतलब थीटा बराबर क्या होगा, 90 डिग्री पे 1 होता है, मतलब जब थीटा बराबर 90 डिग्री होगा तो टॉर का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब देखो थीटा बराबर 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, ये डाइपोल घूमते 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 क्या हो जाए, ऐसा हो जाए। ऐसा हो जाने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, है ना। तो जब डाइपोल क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस समय में जो है सो टॉर्क एक्सपीरियंस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि when the dipole moment when the dipole moment is perpendicular to electric field, then the torque experience is क्या होगा, then the torque experience is कैसा होगा दोस्त, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अच्छा, अगर इसी में सवाल आपसे पूछ दिया जाए क्या कि फॉर मिनिमम टॉर्क, अगर बात किया जाए फॉर मिनिमम टॉर्क का, तो मिनिमम टॉर्क के लिए देखो, टॉर्क मिनिमम का मतलब क्या होगा, पी ई से तो हमको कोई मतलब है नहीं, ये बदलने वाला है नहीं। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, तुम कहोगे -1, मैथमेटिक्स में -1 होता है। लेकिन आप देखिए दोस्त कि वेक्टर में हम लोग पी वी वेक्टर है और ई वी वेक्टर है, और थीटा दोनों के बीच का एंगल है ना। थीटा जो है वो थीटा आपका क्या है, थीटा जो है यहाँ पर ये है एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट पी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई, दोनों वेक्टर है। और दो वेक्टर के बीच का मिनिमम एंगल जो है वो कितना होता है, और जो मैक्सिमम एंगल होता है वो कितना, 180 डिग्री। मतलब थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से कितना रहेगा, 180। जरा सा साइन थीटा का ग्राफ तुम याद करो, साइन एक्स का ग्राफ कैसा जाता है कि नहीं जाता है। तो ये 0 होता है तुम्हारा, ये π/2 पे 1 होता है, ये पाई पे 0 होता है, ये 3π/2 पे -1 होता है, और ये 2π पे फिर कितना हो जाता है। तो 0 से 180 तक में मतलब हमको ग्राफ के केवल इसी पोर्शन से मतलब है। और इस पोर्शन में आप देखिए कि साइन थीटा का जो मिनिमम वैल्यू है, वो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, 0। -1 वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, तो अपने रेंज से ही बाहर है ना। हमको 0 से 180 तक ही देखना है, और 0 से 180 तक में मिनिमम है 0 और मैक्सिमम है कितना, 1, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हम पीछे लिए थे। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू मिनिमम लेना है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना लेना पड़ेगा, साइन थीटा जो मिनिमम होगा वो कितने के बराबर में, और साइन थीटा 0 के बराबर में, साइन थीटा 0 के बराबर में, इसका मतलब दोस्त थीटा बराबर कितना हुआ, 0 डिग्री। तो जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो टॉर क्या होगा, मिनिमम होगा। अच्छा, यहाँ पर जरा सा एक चीज और देख लो कि अगर टॉर मैक्स का बात करें तो साइन थीटा का वैल्यू तो यहाँ 1 डाल देंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग बात करें टॉर मैक्स का, तो टॉर मैक्सिमम कितना होगा, खाली पी ई के बराबर में, क्यों कि साइन थीटा का वैल्यू तो 1 हो जाएगा, है ना। और अगर आप यहाँ पर देखिए
अगर आप यहाँ पर देखिए कि टॉर्क मैक्सिमम का वैल्यू का बात करें, मिनिमम वैल्यू का बात करें, तो थीटा बराबर 0 आ रहा है दोस्त। और थीटा बराबर 0 आने का मतलब क्या हुआ कि ये डाइपोल घूमते घूमते हो जाएगा ऐसे पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो जब डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक ना, व्हेन द डाइपोल मोमेंट is parallel to electric field, then the experience torque is कितना, मिनिमम होगा, है ना। और मिनिमम में साइन थीटा का वैल्यू दोस्त कितना हो रहा है, 0। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टॉर्क मिनिमम का, तो टॉर्क मिनिमम कितना होगा, पीई, और साइन थीटा की जगह पर कितना, यानी कि टॉर्क मिनिमम का वैल्यू कितना होगा। तब तुम कहोगे कि सर अगर इस डाइपोल में डाइपोल घूमता जा रहा है तो यहाँ पर रहेगा तो सबसे तेज घूमेगा, और यहाँ से घूमते घूमते क्लॉकवाइज में अगर ऐसा हो जाए तो टॉर्क नहीं लगेगा, तो घूमना बंद हो जाएगा। लेकिन एक चीज तुम देखो कि अगर मैं इसको यहाँ से घुमा दूं तो इसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगा कि नहीं आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर मैं चल रहा हूँ, तुम बोलो अचानक स्टॉप, तो मैं क्या वहीं रुक जाऊंगा, थोड़ा सा अपने से एनर्जी के कारण आगे तो आ जाऊंगा ना। तो अगर यहाँ पर टॉर्क नहीं लग रहा है, टॉर्क 0 है, तो घूमना बंद। लेकिन यहाँ से यहाँ तक इसने आया है तो कुछ काइनेटिक एनर्जी तो स्टोर करेगा, थोड़ा सा ऐसे घूमेगा कि नहीं घूमेगा, घूमेगा तो फिर टॉर्क लगेगा, फिर घुमा के ऐसे कर देगा, फिर टॉर्क लगेगा, फिर घुमा के ऐसे कर देगा। इस तरीके से ये क्या होगा, कंटिन्यूअस इसमें घूमता रह जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। ये थी पूरी की पूरी किसी भी डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है, कब टॉर्क मैक्सिमम होता है, कब टॉर्क मिनिमम होता है, ये सारी कहानियाँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के संदर्भ में ये डाइपोल की कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अगले दिन डाइपोल मोमेंट, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, जनरल किसी पॉइंट पर, और टॉर्क ऑन ए डाइपोल पर खाली क्वेश्चन करेंगे। थ्योरी पूरा पढ़ लिया डाइपोल का, अब इस पे खाली क्वेश्चन करना है हम लोगों को अगले, ठीक है। तो आप पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल जहां से शुरू किए थे वहां से आज तक का लेक्चर निश्चित रूप से पढ़ के आइएगा, अगले दिन में समझ में आएगा। आज भी समझ में आया होगा, ठीक है। काफी आज के लिए।